Good morning students. In the last class we have discussed about the crystal lattice and different types of unit cell. आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे यूनिट सेल को और विल नो मोर अबाउट दी यूनिट सेल कि यूनिट सेल के एजेस क्या होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि फाइंड दी लेंथ ऑफ द यूनिट सेल. कोई भी एक यूनिट सेल दे दिया होगा प्रिमिटिव टाइप का या बॉडी सेंटर टाइप का और उसका क्या निकालना है आपको, एज का लेंथ. ठीक है, तो उसके डेरिवेशंस करेंगे हम लोग. तो पहले तो यूनिट सेल के बारे में बात कर लेते हैं. पहला हमने पढ़ा था प्रिमिटिव. ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या था कि जो एटम्स होते थे वो कहाँ होते थे, सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर्स में. ठीक है, एग्जैक्टली क्यूब नहीं बना पर चलो. तो क्यूबिक सेल के कॉर्नर्स में इस तरीके से क्या है, एटम्स हैं. और ये जो एटम्स होते हैं ना, जो कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं. ठीक है, ये वाला जो एक कॉर्नर एटम यहाँ पर है, एक कॉर्नर एटम ये यहाँ पर है. ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को टच. वैसे यहाँ पर का जो कॉर्नर एटम होगा वो इसको टच करेगा. ठीक है, यहाँ का मतलब इनका शेप कुछ ऐसा रहता है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इस तरीके से टच करेंगे. ठीक है, इसका डायग्राम आपको दिया हुआ, आप देखो अपनी बुक में प्रिमिटिव यूनिट सेल का जहाँ पर डायग्राम है वहाँ पर देखेंगे कि जितने भी यूनिट सेल हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. वो ग्रीन कलर का डायग्राम दिख रहा है आपको, पेज नंबर 12 दिख रहा है आपको, गलत है फिगर. ठीक है, उसमें आप देखोगे जितने भी यूनिट सेल हैं, बी वाला डायग्राम देखोगे है ना, बी में दिख रहा है कि ये दोनों ही जो एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दिख रहा है. और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 1 एटम होते हैं. ये तो पता है ना सबको. अब हम इसमें निकालते हैं कि एज क्या होगा, इसका जो एज है उसका लेंथ क्या होगा इन दी टर्म्स ऑफ दी रेडियस ऑफ दी स्फीयर. क्योंकि हमने मान लिया कि जो एटम्स या जो मॉलिक्यूल या जो भी पार्टिकल्स हैं ये उनका स्फेरिकल शेप में है ना. स्फेरिकल शेप में है मतलब उनका कुछ क्या होगा, रेडियस होगा कि नहीं. सो ये जो यूनिट सेल है उसका हम एज का लेंथ निकालेंगे इन दी टर्म्स ऑफ दी रेडियस ऑफ दी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. ठीक है, समझ में आ गया क्या करने वाले हम लोग. तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमने देख लिया कि जो कॉर्नर एटम्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं. ठीक है, अब हम लोग इसके रेडियस का फॉर्मूला निकालेंगे. तो बहुत ईजी है, क्या होगा भाई इसका रेडियस, हाँ इसका एजेस का फॉर्मूला निकालेंगे. जैसे ये एक एज है, ये एक एज है. अभी क्यूबिक है तो क्या होगा साहब, ए होगा. ठीक है, आपको निकालना है इसका लेंथ, दिस इज द ए. सो ए इज इक्वल टू व्हाट, आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर. सो टोटल ए क्या होगा, लेंथ ऑफ द एज ऑफ यूनिट सेल. ये कितना हो जाएगा, 2r, वेर r इज द रेडियस ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स. क्लियर हुआ क्या, r क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल लिख देती हूँ मैं. अब ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस. इतना क्लियर हुआ रेडियस. तो ये डायग्राम बना लो आप लोग, एक सिंगल ये दोनों का ही बना लेना यूनिट सेल के साथ. ठीक है, लिख लो कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ एजेस. ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ एजेस. मैं डायग्राम फिर से बना देती हूँ थोड़ा अच्छे से. ठीक है, सो दिस इज ए, दिस टोटल इज ए. ये टोटल कितना है, ए है. क्लियर हो रहा है इस फिगर से. दिस इज आर, दिस वन इज आर, है ना. ये आपको भले ही स्फेरिकल अच्छे से दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, बट यू कैन मेक बाय. ठीक, ये भी आर होगा वैसे तो. यहाँ पर कोई गैपिंग नहीं होगी, है ना. दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे. पेंसिल से बना लीजिए, पेन से पता नहीं बनेगा कि नहीं, बन जाएगा.
तो दिस इज फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, लिख भी लेना भाई ये कौन सा यूनिट सेल है, ये दिस इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। नीचे लिख भी लो प्रिमिटिव, ये डायग्राम किसका है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। सो A is equals to 2r, रेडियस r is the radius of particle। हम इसका बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल जो है आते हैं, प्रिमिटिव वाले से नहीं पर बॉडी सेंटर्ड से और फेस सेंटर्ड से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो ये था पहला। अब नेक्स्ट लिखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, हेडिंग डालो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। Now see the diagram of body centered cubic unique cell in from your book figure 1.14b and C, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कॉर्नर के एटम्स होते हैं ना वो एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है, ये कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जैसे ये दो कॉर्नर है, इसके एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ये किसको टच करते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं इस बॉडी के सेंटर में जो है उसको टच करेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम लोग कि ये क्या होगा, इसको टच तो होगा, ठीक है, इस सेंटर को तो टच होगा बट ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, डायग्राम में दिख रहा है आपको, सी में एकदम क्लियरली दिख रहा है आपको, विजिबल हो रहा है कि जितने भी कॉर्नर हैं, दिख रहा है सी में दिख रहा है आपको अच्छे से, सारे जितने भी कॉर्नर वाले हैं वो बॉडी सेंटर्ड में जो एटम है उसको तो टच कर रहे हैं पर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ गैप, कैन यू सी इट, यस। सो इस तरीके से इसमें होता है। अब इसमें हमको एज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हाँ वो खाली रहेगा ना, वो एक्चुअली जब पैकिंग होती है ना, एटम्स की पैकिंग होती है तो कुछ ना कुछ वॉइड रह जाते हैं, ऐसा नहीं कि 100% जगह फुली यूटिलाइज होता है, वॉइड मतलब खाली जगह रह जाती है, ठीक है, क्योंकि आप दो स्फीयर को रखोगे तो एकदम हेड टू हेड तो नहीं रह सकते ना, अगर आप स्क्वायर को एक साथ जमा सकते हो, है ना, बट आप स्फीयर है, स्फीयर को जब आप पास रखोगे एक दूसरे के तो कहीं ना कहीं वॉइड बन ही जाता है, होगा कि नहीं। जैसे कि अभी हम पैकिंग पढ़ेंगे तो जैसे एक है एक दूसरा है, इसको इस तरीके से आप पैक करते जा रहे हो एक के ऊपर एक, तो देखो ना यहाँ वॉइड रह गए हैं, है ना, रह गए हैं कि नहीं, तो ऐसा वॉइड रह ही जाता है। इसलिए अब पैकिंग एफिशिएंसी भी हम लोग पढ़ेंगे कि बॉडी सेंटर्ड पैकिंग है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, फेस सेंटर्ड है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो फिर से आते हैं इसी में लेंथ कैलकुलेट करने में, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें एज का लेंथ, ठीक। तो हम तीन कोई ऐसा क्या बोलते हैं एटम्स लेंगे जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आप देखना जो बॉडी डायगोनल है उसमें जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे को टच करेंगे। एक एटम ये है, ये बीच सेंटर में है बॉडी के, और वैसे ही ये सी पे जो होगा वो एक दूसरे तीसरे को टच करते रहेंगे। मैं इस तरीके से बना रही हूँ, इसको हटा देती हूँ, एक ये होगा, ये बॉडी के सेंटर में है वो होगा, और ये इस वाले कॉर्नर पे जो एटम होगा वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच। दिख रहा है आपको डायगोनल में, बॉडी डायगोनल में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आप फिगर में देखेंगे ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, मैं ये तीनों बनाई हूँ, क्लियर हो रहा है क्या, ये तीनों बना हुआ है, एक ये और इस कॉर्नर का, एक फुल दो आधा, हाँ एक फुल है और एक दो आधे हैं, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। इसमें डायग्राम में दिख रहा है आपको 1 2 3, मैं ये बॉडी डायगोनल में जो है ना एटम्स में उनको कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। इसका डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम पे ही सब डिपेंडेंट है। तो मैंने कौन कौन से कॉर्नर लिए, बॉडी डायगोनल कॉर्नर, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर, तो इस कॉर्नर का एक एटम होगा इस तरीके से, एक जो होगा कौन सा होगा जो इस बॉडी सेंटर का है, ठीक है, और एक इस वाले का, ठीक है, फिर गलत बन गया, अब परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग।
इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट इस तरीके से 3 मैंने ले लिए हैं, ठीक है। एक एटम, दूसरा एटम और तीसरा, ये कहाँ पर है, सेंटर में, और ये दोनों कहाँ है, कॉर्नर में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसकी लेंथ क्या होगी, जो बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होगी, आपको क्या लगता है? 4r होगी। कैसे होगी, देखो ये टोटल पूरा एक हमारा एटम्स है, तो कितना हो गया ये 2r, इसका भी r, इसका भी r, दिस इज r, दिस इज टोटल 2r, दिस वन इज r, सो टोटल दिस, अगर ये a है और ये c है, तो AC टोटल कितना हो गया हमारा 4r। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो AC इज इक्वल टू हो गया है हमारा 4r, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मिला देती हूँ, इसको और इसको। क्यों? क्योंकि मुझे ये निकालना है, मुझे A एज निकालना है, A, ठीक है ना, मुझे A एज निकालना है, मुझे ये पता चल गया दिस इज 4r, तो मैं इसको, इस डायगोनल को इससे मिला दी, तो यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना बना, 90 डिग्री का। तो अब इसमें मैं कौन सा रूल लगा सकती हूँ, पाइथागोरस लगा सकती हूँ, पर पाइथागोरस लगाने के लिए मुझे ये वाला साइड भी पता होना चाहिए, वो A नहीं होगा, ये A है, दिस इज A है, दिस वन इज A, दिस वन इज A, ये दोनों, ये अगेन यहाँ पर कौन सा डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों क्यूब है ना, क्यूब में नीचे क्या होगा, स्क्वायर होगा ना, ये नीचे भी क्या है, स्क्वायर ही है, ये भी A है, ये भी A है, और ये उसका डायगोनल है कि नहीं। तो अगर मैं इसको सपोज इसको D नाम दे देती हूँ, तो इन ट्रायंगल BCD, अगर मैं ट्रायंगल निकालती हूँ BCD में, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या बनेगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, सॉरी BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, होगा कि नहीं, यस और नो। नीचे ये भी स्क्वायर है, उसका ये और B और C उसके डायगोनल को हमने कनेक्ट कर दिया है ना, तो यहाँ से हम BC निकाल सकते हैं। सो ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो दिस इज अंडर रूट 2A हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज अंडर रूट 2A है ना, दिस इज अंडर रूट 2A, दिस इज 2r, दिस इज A। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और हम फाइनली A की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको लेंथ, एज की लेंथ चाहिए इन टर्म्स ऑफ r। क्लियर है? तो अब ये वाला ट्रायंगल ABC कंसिडर करो, AC जो है इट इज डायगोनल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है, A स्क्वायर है, BC स्क्वायर हमारा है 2A स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं, दिस इज 3A स्क्वायर, सो AC आ गया अंडर रूट 3A, ठीक है। सो AC आ गया अंडर रूट 3A, और AC ही आया ना, हाँ AC आ गया अंडर रूट 3A, और AC क्या है, AC इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला, AC इज इक्वल टू क्या निकाला, 4r निकाला है कि नहीं। पहले ही दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या होगा, 4r इज इक्वल टू रूट 3A, सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3 बाई 4, सॉरी 4r बाई रूट 3, 4r बाई रूट 3। सो दिस इज द लेंथ ऑफ एज A इन टर्म्स ऑफ r फॉर द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर हुआ क्या? आपकी बुक में डायरेक्ट दे दिया है, वो मेथड ही नहीं दिया है बताने के लिए, पीछे दिया है पैकिंग एफिशिएंसी के समय। तो ये सेंटर में आना चाहिए ना, आपका सेंटर में नहीं है, आपको ऊपर आ गया यहाँ पर। अच्छा ठीक है, ये वाला अच्छा, दिस इज द सेंटर। जनरली इसी तरह का डायग्राम आपको नेट में यही मिलेगा। बॉडी सेंटर्ड का समझ में आ गया। नेक्स्ट इज अ फेस सेंटर्ड, ठीक है। फेस सेंटर्ड का थोड़ा इजी जाएगा समझने में। हाँ, बिना ड्रॉ किए कैसे बनाओगे इसको? थोड़ा सा कम से, अब मेरा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, बट एटलीस्ट वो देखने वाला पूरा नंबर देगा कि नहीं, कि दिख तो रहा है कि भाई ये एजेस हैं, ये टच कर रहे हैं करके। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अरे क्यूब जो है, क्यूब जैसा दिखना भी चाहिए, यही सीधा डेरिवेशन भी आ सकता है। तो क्या है, तो ये हाँ, डायरेक्ट डेरिवेशन आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, डायरेक्ट आप उस फॉर्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना।
केमिस्ट्री में छोटे छोटे ही डेरिवेशंस होते हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, उसमें बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट इज अ फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड इजी रहेगा। अब फेस सेंटर्ड का डायग्राम देखेंगे आप लोग 1.16b, है ना। फेस सेंटर्ड में आपको क्या दिख रहा है, ये जो कॉर्नर एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। 1.16, फिगर 1.16। दिखा सबको फिगर 1.16? आप देखो कॉर्नर एटम्स आर नॉट टचिंग ईच अदर, है ना, पर वो किसको टच कर रहे हैं, जो फेस के एटम्स हैं उसको टच कर रहे हैं कॉर्नर एटम। दिख रहा है कि नहीं, इज इट विजिबल? मैं बना देती हूँ। हाँ, जितने भी फेस हैं उसको टच कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉर्नर एटम है, इस जो फेस के एटम है उसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। जैसे ये एक फेस है, इस फेस में कौन सा एटम है मेरा, ये वाला, तो ये जो कॉर्नर है वो इसको टच करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर वाला जो कॉर्नर होगा वो भी इसको टच करेगा, यहाँ पर वाला कॉर्नर होगा वो भी इस फेस का टच करेगा, ठीक है कि नहीं। फिर वैसे यहाँ पर भी एक फेस पे रहेगा, उसको भी ये चारों के कॉर्नर क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है कि नहीं। इसका निकालना बहुत ईजी है। देखो इसको मैंने तीनों को क्या कर देना है, ज्वाइन। तो मेरे पास एक ये लाइन आ गई कि नहीं। दिस इज ए एंड दिस वन इज ऑल्सो ए, सो ये कितना हो गया, √2a, है ना। और ये 4r के भी इक्वल है, तो 4r इज इक्वल टू √2a, सिंपल लिख सकते हो। चलो बनाते हैं। ए, ये b और ये c है। सो दिस इज r है कि नहीं, दिस इज 2r एंड दिस वन इज r, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r। इतना क्लियर है। अब हम लोग ट्रायंगल ABC लेते हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। हाँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस स्क्वायर, ठीक है। AB एंड BC आर A, है कि नहीं, तो दिस इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर हो गया। सो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a, होगा कि नहीं। अब AC किसके इक्वल है, 4r के भी इक्वल है, ठीक है। तो इक्वेशन, हाँ, सो 4r इज इक्वल टू हो जाएगा √2a, हमको a निकालना है, सो 4r √2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हो ना, है ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, है ना। 4 इज 2 × 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 √2r। हाँ, इसको √2 में ही रहने दो। सो ये कौन सा केस में होता है, फेस सेंटर्ड में एजेस और रेडियस के बीच क्या रिलेशन है ये बता रहा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी सॉलिड्स के, उनकी पैकिंग इस तरीके से होती है कि उनमें मिनिमम वैकेंट स्पेस हो, ठीक है। और इनका जो पैकिंग है वो कैसी होती है, 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है, ठीक है। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे कि अगर 1 डायमेंशनल में पैकिंग होगी तो कैसी होगी, फिर अगर 2 डायमेंशनल में होगी तो कैसी होगी, और 3 डायमेंशनल में है तो कैसी होगी, ठीक है। सो पहले हम लोग देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। इसमें पूरा विजुअलाइजेशन ही है, जैसे ही हम 3D में आते हैं ना, चीज़ें समझ में आनी बंद हो जाती है कि देखना ऐसा लगता है कि उसको देख लें करके। तो मैं एक वीडियो तुम्हारे साथ शेयर कर लूँगी, उसमें उसका एनिमेशन है, ठीक है। तो वो एनिमेशन देखोगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। 1 डायमेंशन है, मतलब एक ही डायमेंशन है, एक्स एक्सिस है मेरे पास, वाई जेड कुछ भी नहीं है, और मेरे पास बहुत सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, एटम्स भी हैं, आयंस भी, कुछ भी है। तो मैं इनको कैसे ही रख सकती हूँ, मैं उनको ऐसे रो में ही रख सकती हूँ, है ना।
इस तरीके से मैं क्या रखूँगी, उनको इस रो में ही रखूँगी। तो जितने भी एटम्स और पार्टिकल है वो इस तरीके से रो में ही होंगे, ठीक है। सो ये है पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं, क्या बोलना चाहिए, इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिख लो डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, लिख लो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल, number of nearest neighbor of a particle is called its coordination number. Number of nearest neighbors of a particle, nearest neighbors of a particle is called its coordination number, ठीक है। सो वन डायमेंशन में अगर मैं किसी सेंटर एटम की बात करूं, ठीक है, कोई भी सेंटर में जो एटम्स हैं उनकी बात करूं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। एक एटम कितने नेबर हैं, एक एटम के 2 नेबर्स। तो अगर क्लोज पैकिंग में बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसमें 2 होता है। तो कभी कभी आता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर वन डायमेंशन। अब हम देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो मेरे पास 2 डायमेंशन हो गए हैं, x और y। तो मैं 2 तरीके से पैक कर सकती हूँ अब, ठीक है। x भी है और y भी है, इसमें 2 टाइप की पैकिंग होती है। पहला क्या कर सकती हूँ, ये मेरा पहला रो है, ठीक है। इस पहले रो के एग्जैक्ट ऊपर मैं क्या रख दूँ, दूसरा रो रख दूँ, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट उसी के ऊपर ही रख दूँ। फिर ये x ऊपर में नहीं रख रहे हैं, सॉरी साइड में रख रहे हैं, ठीक है। लाइक पहले रो में x y z हो गया, सॉरी पहले रो में पहले नंबर हो गया, फिर उसके पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे तीसरा रो, क्योंकि 2 ही डायमेंशन है x और y, ऊपर नहीं रख रहे हैं, या ऊपर भी रख रहे हैं तो भी 2 ही डायरेक्शन है मेरे पास, ठीक है, ठीक है, x और y ही है। तो मैं एक के पीछे एक रख रही हूँ, या ऊपर सोच सकते हो, जैसा भी हो। इसके जस्ट ऊपर में ये है, या उसके जस्ट बाजू में ही ये वाला है ना। तो इस तरीके से बन रहा है मेरा। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये मैंने पहला रखा और दूसरा मैं क्या करूँगी, इनके जो ग्रूव्स हैं उस ग्रूव्स के बीच में रख रही हूँ। जैसे लड्डू जमाते हैं दुकानों में, ऐसे ही जमाते हैं लड्डू दुकानों में, ठीक है। फिर अगला जो है वो एग्जैक्टली क्या करूँगी, इसी के ऊपर ही रखूँगी, पहले वाले के ऊपर ही रख रही हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा, तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है, बट ये जो है वो क्या है, उसके ग्रूव्स में है, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ग्रूव्स में मैंने रख दिए हैं। सो 2 टाइप की पैकिंग है, एक ये टाइप की पैकिंग है और ये टाइप की पैकिंग है 2 डायमेंशन में। क्लियर हुआ। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इस टाइप की पैकिंग का। अगर मैं कोई भी एक सेंटर में ले लूँ तो ये भी है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, ठीक है। इन सब के सेंटर को मैं इस तरीके से करती हूँ तो मुझे स्क्वायर पैकिंग मिलती है। क्या पैकिंग मिल रही है, स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, इसको 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 ये सारे कनेक्टेड है कि नहीं। क्या बन रहा है इसमें, हेक्सागोनल, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर हुआ क्या। दिस इज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, एंड दिस इज 4। सो लिख लो, दिस इज अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड दिस वन इज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। ये 2 डायमेंशन में है। 3rd डायमेंशन में क्या होगा, इसी लेयर के ऊपर हम लेयर्स रखते जाएंगे, ठीक है। एक लेयर रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा, जैसे लड्डू को जमाते हैं, हाँ x y z, उसमें लेंथ भी होता जाएगा, ब्रेड भी होता जाएगा और हाइट भी बढ़ती जाएगी। अब इसको हम लोग बोलते हैं AA टाइप। इसको क्या बोलते हैं, AA टाइप। अब AA टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसका भी वैसे ही स्ट्रक्चर है, A है, इसका भी A है और ये भी क्या है, A है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्टली सेम टाइप का, इसके ऊपर एग्जैक्टली ये रखा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, AA टाइप। अब यहाँ पर देखो, अगर ये A है तो इसका थोड़ा दूसरा है अरेंजमेंट, तो इसको B है, तो ये A है, ये B है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, AB टाइप, ठीक है। हाँ,
सो हियर दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो लिख लो, आपको ए टाइप अरेंजमेंट है, हाँ बनाओ ना, ए टाइप अरेंजमेंट है, और ये क्या है, ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो लिखते जाओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो। डायग्राम क्या है, दिस इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, दिस इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो डायग्राम के नाम भी लिखते जाइए आप लोग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, दिस इज द हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब मेन आता है, जैसे ही 3 डायमेंशन आता है, चीज़ों को विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसमें भी स्क्वायर जो पैकिंग है, जो नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल बनाना इजी होता है। आगे जो बॉडी सेंटर टाइप है और फेस सेंटर टाइप है, उसमें थोड़ा लगता है, ठीक है। तो पहला है, अब नेक्स्ट है, डालो हेडिंग क्लोज पैकिंग इन, डायग्राम बन गया सबका, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। अब क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन को हम 2 टाइप से समझ सकते हैं, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी के हिसाब से स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा, आप इसी लेयर के ऊपर एग्जैक्टली सेम लेयर बनाएंगे, है ना। ऐसे नीचे बॉल्स रखें, उसी के ऊपर आप क्या करते जाएंगे, बॉल्स लगते जाएंगे, तो कैसा बनेगा हमारा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनेगा, ठीक है। तो एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरा लेयर रखेंगे, फिर तीसरा लेयर रखेंगे। जैसे ये एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरा लेयर रखा, तीसरा, ठीक है, तो इस टाइप का। और इधर पीछे भी क्या होता जाएगा, ये इस तरीके से बनता जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा, क्यूबिक एक पैटर्न बन जाएगा, जैसे आपका डायग्राम में दिया हुआ है 1.19 में, ठीक है ना। लेंथ, विड्थ और हाइट होता जाएगा कि नहीं, जैसे ये लेंथ में है, ठीक है, और ये किस में है, विड्थ में है। अब हाइट में मैं सर ये हाइट में है, विड्थ में मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है कि नहीं। ये लेंथ हो गया, ये इधर विड्थ हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट। तो इस तरीके से क्लोज पैकिंग हो रही है। तो ये कैसा बन गया हमारा, इस तरीके से देखोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका सिंपल प्रिमिटिव टाइप का क्यूबिक सेल। की कहाँ पर होंगे, ये कॉर्नर में ही होंगे। देखो इसको आप ऐसे जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कि स्क्वायर टाइप का बनेगा, और सिर्फ कॉर्नर में ही क्या है, एटम्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें कैसा यूनिट सेल बन रहा है, सिंपल प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल बन रहा है, ठीक है। तो एक के ऊपर एक रख रहे हैं हम लोग, और कैसा टाइप का अरेंजमेंट है, ए टाइप का ही अरेंजमेंट है इसमें, है ना, क्योंकि ये भी ए है, उसके ऊपर जो डला है सबका अरेंजमेंट एक है। ये इसके पीछे रखा है, ये इसके पीछे, ये एग्जैक्टली उसी के पीछे रखा हुआ है। स्टैकिंग नीचे भी ऐसे ही हो रही है, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक रख रहे हैं। तो ये कैसा है, ए टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप अपने बुक से ये वाला बना लेंगे, ए टाइप। क्यों नहीं बने, अच्छा ठीक है। तो ये ए टाइप का पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लेटिस। क्या बोलेंगे इसको, सिंपल क्यूबिक लेटिस। इसमें जो यूनिट सेल होगा वो कैसा होगा, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल इसमें जो फॉर्म होता है, इट इज सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो 3 डायमेंशन में ये जो पहला टाइप है, इसमें कैसा बनेगा हमारा, क्यूबिक सिंपल प्रिमिटिव यूनिट क्यूबिक सेल बनते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। और पैटर्न क्या है, ए टाइप का ही है, ए टाइप अरेंजमेंट है इसमें। तो इसमें जो यूनिट सेल मिलता है हमको कैसा मिलता है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है, मतलब सिर्फ कॉर्नर्स में ही क्या होंगे, एटम्स होंगे। अब हम लोग इसकी क्या निकालते हैं, इस टाइप के पैकेजिंग की एफिशिएंसी क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। अगर इस टाइप का यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, और इस टाइप की पैकेजिंग है, तो इसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉइड्स होते हैं। देखो ना आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉइड्स मिलेंगे, जैसे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं ये, देखो इतना बड़ा यहाँ पर क्या मिलता है, वॉइड मिलता है, जबकि यहाँ पर जो वॉइड मिल रहे हैं वो क्या है, कंपैरेटिवली छोटे हैं, यहाँ बहुत वॉइड मिलता है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है ना, ये 52% करीब होती है,
ठीक है। बट बाकी जो हमारा पैकिंग है बॉडी सेंटर या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में हम जब पैकिंग करते हैं ना, तो उसमें 70% तक हमको एफिशिएंसी मिलती है, 100% तो नहीं मिलती है, 70-72% तक एफिशिएंसी मिल जाती है। ठीक है। जैसे अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में हमको 68% मिलता है और फेस सेंटर्ड में 74% एफिशिएंसी मिल जाती है हमको। ठीक। तो अब ये एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। तो लिख लो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। जो हमने अभी क्यूबिक लैटिस पढ़ा है सिंपल वाला, है ना, उसका हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लो पहले तो। ये होता है Z, Z मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन अ यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन अ यूनिट सेल इज Z, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, नहीं वन स्फीयर, ये वन एटम ही लिख लो, वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ वन एटम इन अ यूनिट सेल लिखो। यूनिट सेल पे स्फीयर होता है ना? हाँ, यूनिट सेल स्फीयर। टोटल वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। यूनिट सेल कौन से शेप का रहता है, जो क्यूबिक लैटिस है, तो यूनिट सेल कौन से उसका शेप क्या है, क्यूब है ना, है कि नहीं, क्यूबिक लैटिस है, मतलब सेल का जो शेप है इट इज क्यूब ओनली, है कि नहीं। इस तरीके से हमने यूनिट सेल बनाया है कि नहीं, क्यूब है ना, क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल जो क्यूब का वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है भाई, ए क्यूब, सॉरी क्यूब बोल रहे हैं, हाँ क्यूब ही तो सही तो बोल रहे हैं, क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, यूनिट सेल या जो क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सभी ए है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल है ए क्यूब। और एटम कौन से शेप का है, स्फीयर, है कि नहीं। सो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा, क्या होगा मैथ्स वाले ऋषि सिंह, पाई आर क्यूब होगा कि नहीं। Z जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो अभी हमने पढ़ा वो यूनिट सेल कैसा था, उसका प्रिमिटिव टाइप का था। सो Z इफेक्टिव कितना होता है प्रिमिटिव में, 1 होता है कि नहीं, याद है कि नहीं। प्रिमिटिव में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 था कि नहीं। बॉडी सेंटर्ड में 2 था और फेस सेंटर्ड में 4 थे, ठीक है ना। तो Z की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द यूनिट सेल चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ Z की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि हमारा प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है। तो सारी वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद A की वैल्यू R के फॉर्म में भी लिख दो। A और R में क्या रिलेशन है, इन केस ऑफ प्रिमिटिव, यूनिट सेल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R, A इज इक्वल टू 2R, पढ़े हम लोग, अभी फॉर्मूला डिराइव किया, A इज इक्वल टू 2R, सबने किया है ना फॉर्मूला डिराइव। अभी सारी वैल्यू को यहाँ पर रख दो, आपकी आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। Z1 है, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब
ए क्यूब। सो ए की जगह हम क्या रख सकते हैं 2r, 2r क्यूब। तो कैलकुलेशन हो जाएगा कि नहीं? पाई की जगह 22/7 रख देना। हाँ ठीक है, पाई 22/7 रख लेना, आंसर आ जाएगा। ये r क्यूब और r क्यूब कट गया तो 8 आ जाए। और एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, परसेंटेज में होता है इसलिए इसको क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आंसर आता है 52.4%। सो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द सिंपल क्यूबिक लेटिस पैकिंग। ठीक, क्लियर हुआ? तो अगली क्लास में अब हम लोग ना अभी हमने पढ़ा था ए टाइप है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम जब स्टैक करते जाएंगे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर तो किस टाइप का यूनिट सेल बनेगा, हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगर हमारे पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर है तो किस टाइप का बनेगा। ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि जब हेक्सागोनल हम लोग लेयर लेते हैं ना पैकिंग लेयर, तो उसमें दो टाइप के पैकिंग होती है, एक होती है फेस सेंटर्ड वाली और एक होती है बॉडी सेंटर्ड वाली। तो उसमें दो टाइप के क्राइटेरिया होंगे, तो उन दोनों को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और दोनों की फिर पैकिंग एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। तो दिख रहा था छोटा टॉपिक बट है थोड़ा बड़ा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको ख़त्म होने में। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को अभी तक पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में? नहीं ना? ठीक, फिर अगली क्लास में हम लोग आगे कर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।